हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखो, हम लोग रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। बीएससी फाइनल के जो एग्जाम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्योंकि रिवीजन सीरीज के नाम से है यूट्यूब चैनल पे ही, ये जो फोमा एजुकेशनल हब का यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पे प्लेलिस्ट के अंदर क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से जो टाइटल वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देखोगे तो एक क्वांटम मैकेनिक्स पे एक और वीडियो है जिसमें मैंने करीबन 1-1.25 घंटे के अंदर ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बड़े जो क्वेश्चन है ना उनका रिवीजन करवाया थोड़ा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है। अभी इसके अंदर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है ना उनकी हेल्प से ही वो चीज़ें करवाने वाला हूँ इसके अंदर। तो ये करीबन 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग जो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो जिसको ये काम का लग रहा है वो आगे कंटिन्यू देखे, अदरवाइज नहीं देखे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट्स डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चंस। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, 1.5 घंटा मिलता है, अभी बहुत कम टाइम मिल रहा है लोगों को। आधे टाइम तक 5-10 मिनट तक तो पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, किधर क्या करना है। लोग नाम लिखने में, रोल नंबर लिखने में बिजी रहते हैं, जो भी डिटेल फिल करने में तो परेशान रहते हैं। तो फटाफट मतलब जो भी है आपको मतलब खाली नहीं छोड़ के आना, कुछ भी पूरे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा तो भी कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ठोसों की, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, विजिबिलिटी ठीक है। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाने में चिरसम्मत भौतिकी से कहाँ गलती होगी। देखो, सॉलिड मटेरियल्स है ना, उनकी जो स्पेसिफिक हीट होती है विशिष्ट ऊष्मा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल मैकेनिक्स। एक क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो पुराना मैकेनिक्स है जिसको चिरसम्मत यांत्रिकी बोलते हैं। अभी जो चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें आइंस्टाइन वगैरह ने, जो प्लांक आइंस्टाइन ये लोग आए उनका वाला, ठीक है ना। तो जो सॉलिड मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट है उसको चिरसम्मत यांत्रिकी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वो फ्लॉप हो गया था वहाँ पे। तो वो क्या गलती कर रहा था उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट और जो टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनता है, जो कर्व बनता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स से ड्यूलोंग पेटिट एक साइंटिस्ट थे, ड्यूलोंग एंड पेटिट दो साइंटिस्ट थे, उनका एक थ्योरी है। और उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कांस्टेंट होता है, 3R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3R के बराबर, इट इज कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर टी के साथ में अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो कांस्टेंट है क्योंकि टी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है, और हायर टेम्परेचर पे जाके कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट पे कितनी वैल्यू होती है इसकी? 3R के बराबर। एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये वाला जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया बाद में जाके। जो प्लांक का जो अवधारणा है, प्लांक का हाइपोथेसिस है, उसके हिसाब से बात की जाए तो उसने जब अपना जो मैथमेटिक्स दिया उसके बेस पे एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ये बन जाता है ये ग्राफ, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से नहीं बन पाया क्लासिकल मैकेनिक्स से, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स ड्यूलोंग पेटिट की थ्योरी को फॉलो करता है, और उस थ्योरी के हिसाब से सी इज कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट होता है, जो कि सही नहीं है। सही ऐसा कर्व होता है जो कि प्लांक से मिलता है। तो इनकी गलती ये थी कि इन्होंने कांस्टेंट मान लिया उसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, इस थ्योरी के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। क्लियर है? जैसे ऐसे ग्राफ बनना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं बना। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से सीधी लाइन बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणात्मक रूप से समझाइए कि किस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव तरंगों के कण गुणधर्म को समझाता है। ऐसे है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे अपने पास में लाइट जो है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो तरंग, एक कण, एक तो वेव और एक पार्टिकल। तो एक तो वेव नेचर होता है, वेव नेचर के हिसाब से काफी सारी घटनाओं को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन, डायफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ध्रुवण वगैरह, ये सारी चीजें। और जब कण मान के करते हैं तो कण मान के काफी सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन किया, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सारी चीजें। तो ये बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किस तरीके से बताता है कि कण गुणधर्म होता है प्रकाश का, मतलब प्रकाश है वो कण प्रकृति का होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से कैसे पता चलता है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में दो चीजें होती है। लास्ट वाले लेक्चर में, बड़े वाले लेक्चर में मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किया, उसमें देख लेना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में मैंने बोला था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, फोटोन आता है, और यहां से क्या होता है, ये क्या है, एक मेटेलिक सरफेस होता है, एक धात्विक सतह होता है, इस पे फोटोन गिरता है। हम फटाफट करेंगे। इस पे क्या गिरता है, फोटोन गिरता है। फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ में अटैच होता है, और इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है।
इस तरीके से। और ये जो घटना हो रही है ये फटाफट होती है, मतलब जैसे ही फोटोन हिट करता है उसी इंस्टेंटली ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स की माने तो, चिरसम्मत यांत्रिकी की अगर माने, मतलब तरंग प्रकृति की माने, तो तरंग प्रकृति के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, तरंग प्रकृति का रूल ऐसा होता है कि कोई भी फोटोन वगैरह गिर रहे हैं, फोटोन मतलब सॉरी लाइट गिर रही है, फोटोन नहीं, जब लाइट गिर रही है तो जो वो एनर्जी आती है वो सारे इलेक्ट्रॉन के पास में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब सब इलेक्ट्रॉनों के पास में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एक इलेक्ट्रॉन के पास में कम एनर्जी आएगी, कम एनर्जी आएगी तो उसको बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगना चाहिए, जबकि टाइम तो लगता ही नहीं है, तो टाइम नहीं लगता मतलब जल्दी जल्दी निकल रहा है, इसका मतलब तरंग प्रकृति नहीं है। तो कण प्रकृति में ऐसा बोला गया कि फोटोन जो आता है वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, उसी को पूरी एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो टाइम लगता ही नहीं है। तो ये बात ये प्रूव करती है कि फोटोन नेचर है, क्योंकि तरंग नेचर होता तो टाइम लगता उसमें, क्योंकि वो सबको एनर्जी बांट देता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक और बात होती है इसके अंदर, एक और बात होती है, एक क्या बात होती है मेरे दिमाग से निकल गई, अभी देखो इसमें लिखा हुआ रहेगा, एक सेकेंड, एक इसके अंदर कुछ एक पॉइंट और लिखा हुआ रहेगा, हाँ एक बात ये है, इसमें ऐसा है कि तरंग प्रकृति की माने तो तरंग प्रकृति के अंदर ऐसा होता है कि आप भले ही आवृत्ति कम हो, फ्रीक्वेंसी कम हो, जो लाइट भेज रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी भले ही कम हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा लाइट भेज देते हो तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाने चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। लाइट ज्यादा भेज दो, भले कम एनर्जी वाली भेज दो, लेकिन लाइट ज्यादा मतलब कम आवृत्ति वाली भेज दो लेकिन ज्यादा भेज दो, तो वहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये चीज बताई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कण प्रकृति से, क्योंकि कण प्रकृति में ऐसा माना गया कि फोटोन जो भेज रहे हो ना उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम उतनी होनी चाहिए, मिनिमम लेवल से ज्यादा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, दहली आवृत्ति, उससे ज्यादा होगी ना तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये किस में बताया गया, कण प्रकृति के हिसाब से चलता है, तो कण प्रकृति के हिसाब से ये चीज हो पा रही है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में कण प्रकृति को फॉलो करता है, ये दो प्रॉपर्टी है, इनके हिसाब से एक्सप्लेन किया गया। और कण प्रकृति होती है तो आपको पता है कि कण मतलब फोटोन, लाइट इज फोटोन, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू की तरीके से ऐसे होती है, ठीक है। ये काफी सारी चीजें हम लोग बड़े क्वेश्चन में भी ये चीज डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे ये विजिबिलिटी ठीक है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ, विजिबिलिटी ठीक है क्या, मैं एक बार वाइट में करके देखूँ क्या, डार्क मोड में अभी ठीक है, बेटर है क्या ये, मैं एक बार चेक करूँ क्या, चलिए लेट मी चेक, आई थिंक ये बेटर है। चलिए, अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के स्थायी अवस्था फलन हल क्या होते हैं। स्थायी अवस्था हल के बारे में बात कर रहा है, स्थायी अवस्था हल के बारे में बात कर रहा है। ये ऐसे बोल रहा है, काल अनाश्रित मतलब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसके स्टेशनरी स्टेट के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जैसे ऐसा है, समझ लीजिए इस बात को, कोई भी वो होता है, क्या बोलते हैं, कोई फंक्शन है, जैसे साई है, एक सेकेंड, क्या है, कोई फंक्शन है साई, कोई फंक्शन है साई, ठीक है। तो उसकी अगर किसी जगह पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, मतलब जैसे एक पार्टिकल जा रहा है इधर उधर, मुझे कहीं पर्टिकुलर जगह पे उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, उसकी प्रायिकता कितनी है कि वो वहां पर मिल जाए मुझे, उसकी होने की प्रायिकता कितनी है, उसकी फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी चेक करनी हो तो प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी से, और इसको लिखते हैं साई स्टार इंटू साई से, ऐसे लिखा जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो ये देखो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन साई जो आर और थीटा का फंक्शन, आर और टाइम का फंक्शन होता है, तो आर और टी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखो, साई स्टार और साई कर दिया मैंने इसको ओपन करके। अब ये जो है ना, ये टाइम का फंक्शन जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, टाइम के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब केवल आर पे डिपेंड कर रहा है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, आर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है, केवल आर पे डिपेंड कर रहा है ना प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जैसे एक पार्टिकल मान लो इधर से जा रहा है, ठीक है, तो किसी एक जगह पर उसकी होने की प्रायिकता जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, वो फिक्स रहती है, निश्चित रहती है वो, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होती, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। जैसे मान लो कि मैं इस पोजीशन में बात करूं, ये x1 पोजीशन है मान लो, ये r1 पोजीशन है, इस पर होने की प्रायिकता मान लो 0.2 है, मतलब 2% चांस है, मान लो यहाँ पे होने की प्रायिकता कितनी है, 20% चांस है, 2% नहीं 20% चांस है, तो 20% चांस है यहाँ पे होने के, तो ये हमेशा 20% ही रहेंगे इस पोजीशन पे। टाइम आप आधे घंटे बाद में देखोगे तो भी 20% रहेंगे, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये चीज ये बता रहा है टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन है उसको समझा रहा है ये।
तो ये वाली चीज़ लिखनी है प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब देखो ये क्यों डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि जो फंक्शन होता है ये फंक्शन इस तरीके से होता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, उसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन से जो फंक्शन मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। आपको सही तरीके से अगर विजिबल नहीं है तो ये ऐसा है, इट वो आयोटा ई और ये होता है टी बाई एच कट, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर इसमें साई को साई स्टार, अगर यहाँ से साई ये साई स्टार कैलकुलेट करूँ, साई स्टार ऐसे होगा, साई स्टार इसका आर हो जाएगा, इसका स्टार करूँगा तो स्टार क्या होता है, आयोटा होता है, माइनस आयोटा हो जाता है, तो ये आयोटा का माइनस आयोटा गया ई टी बाई एच कट। अब देखो साई और साई स्टार को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला और ये वाला 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर प्लस में आएगी, पावर माइनस में आएगी, तो दोनों पावर 0 हो जाएगा, e टू पावर 0, तो ये टाइम का फंक्शन हट जाएगा, केवल r का बचेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि ये केवल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल r पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे तो टाइम है लेकिन प्रोबेबिलिटी टाइम इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, ये चीज़ वहाँ पे ऊपर दिखाई गई है। आगे चलिए, ये बोला गया कि एक सरल आवर्ती दोलक के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। श्रोडिंगर समीकरण ये ऐसा होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरीके से आता है, ये किस तरीके से आता है, ये किस तरीके से आता है, सुन लीजिए। श्रोडिंगर जो समीकरण आता है, श्रोडिंगर इक्वेशन का कुछ इस तरीके से सीन होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, 1D के लिए बात कर रहा हूँ मैं, किसके लिए बात कर रहा हूँ, 1D के लिए, ठीक है, प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, ये टोटल एनर्जी होती है और ये जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, इट इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी। ये सब कुछ क्या है, ये कांस्टेंट है, ये साई फंक्शन हो गया जो भी है। अब देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को हटाना है तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको सबको माइनस से, तो माइनस, एक सेकंड पहले इसको बाद में मल्टीप्लाई करूँगा, एक सेकंड रुकिए, इसको v को इधर ले जाए तो ये हो गया e माइनस वी साई, ऐसा हो गया। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, e माइनस वी साई, इसको इधर लेके आओ वापस से, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी, वी जो है पोटेंशियल एनर्जी, और किसके लिए बात करें, सरल आवर्ती दोलक के लिए, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, के जो होता है वो होता है m ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं इसको, या ओमेगा नॉट स्क्वायर ऐसा है ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0, नहीं नॉट इक्वल टू 0, इक्वल में ही है, हाँ सॉरी ये इधर आ गया ना, इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। के की फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको केवल के रख दो, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है, ये के की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये के की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस, ये पोटेंशियल एनर्जी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये क्या बोला गया क्या क्वेश्चन है ये, एक सरल स्पेक्ट्रोग्राफ के सभी अवयवों के नाम लिखिए, ब्लॉक आरेख बनाइए। ये क्या बकवास सा क्वेश्चन है, ये तो कुछ नहीं है, छोटा सा है। ये वैसे केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आता है, आप ये आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब बात करते हो आप, वहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्कस की जाती है। जैसे यहाँ से कोई लाइट भेज रहे हैं, यहाँ से कोई लाइट भेज रहे हैं, स्पेक्ट्रोग्राफर में, स्पेक्ट्रोग्राफी क्या होता है, मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। तो जैसे कोई भी ये है, कोई मटेरियल है, ये मटेरियल इसके अंदर भर दिया हमने, यहाँ से लाइट भेज रहे हैं हम लोग, लाइट से जो भी है उस लाइट यहाँ इस मटेरियल से पास होगी तो उस लाइट में चेंज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी या जो भी चेंज होगा, उस चेंज को यहाँ पर हम लोग मोनोक्रोमेटर लगा के उसकी हेल्प से हम लोग लाइट को देखते हैं। डिटेक्टर लगा दिया हमने, तो 3-4 चीज़ें लगा दी इसमें, यहाँ से सोर्स हो जाएगा जो भी लाइट भेज रहे हैं, यहाँ पे जो मटेरियल है वो भर देंगे इस नली के अंदर, ये मोनोक्रोमेटर लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया, रिकॉर्डर लगा दिया। मतलब ये क्या चीज़ें क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा है, फिर उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, उसके हिसाब से आइडिया लगाते हैं कि मटेरियल कैसा होगा। तो ये सिंपल सा, ये कुछ छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रख लेने का, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेक्टर के बारे में डिटेल में बात की हमने। आगे चलते हैं। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, डेप्थ में हम लोगों ने साल भर खूब पढ़ लिया,
साल भर हमने डेप्थ में खूब पढ़ा है इसको। एन फेज प्रमेय का कथन, ये इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके दोनों प्रमेय हैं, जो दोनों थ्योरम है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दोनों थ्योरम इसके काफी इंपॉर्टेंट है। इनको मतलब रट्टा मार लेना आप, ये समझ लीजिए। मुझे लगता है कि दोनों में से एक आएगी। अब एन फेज थ्योरम क्या बोलते हैं? एन फेज थ्योरम ये बोलता है कि जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मूले हैं ना, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में भी सत्य होंगे। दैट विल बी ट्रू अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की जो क्वांटिटी है, जो राशि है, उनको उनके एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर दे, मतलब उनके प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दे। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये फॉर्मूला है d/dt x इक्वल टू px/m, ये होता है ना, ये जानते हो क्या? ये वाला, एक सेकेंड, अरे मैं इसको थोड़ा सिंपल बताऊँ क्या? सिंपल बताता हूँ इसको, थोड़ा सा सिंपल। देखो सुनो, फिर से सुनो। ये होता है P इक्वल टू एम, होता है मोमेंटम, सबको पता है। तो V इक्वल टू क्या हो गया? P/m, ऐसा होता है। अरे V इक्वल टू P/m हो गया। V को मैं लिख सकता हूँ dx/dt, और ये हो सकता है, ये हो जाएगा P/m। तो यहाँ पर एन फेस्ट एक साइंटिस्ट है, ये समझ लीजिए, उन्होंने दो थ्योरम बताए, उसमें एक इक्वेशन तो उन्होंने ये बताया कि आप ये काम करो, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला है ना, इसमें x की जगह पे आप रख दो x का प्रत्याशा मान मतलब एवरेज मान, और एवरेज को ऐसे लिखते हैं, एवरेज वैल्यू, ऐसे हो गया x का एवरेज, और इधर p चल रहा है तो p का एवरेज लिख दो, ये हो गया p, इसे इसमें x चल रहा है तो ये px हो गया एक तरीके से, ऐसे। तो ये जो इक्वेशन है ये भी वैलिड होता है क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इक्वेशंस है उनमें हम लोग जो वेरिएबल है उनकी जगह पर उनके प्रत्याशा मान से रिप्लेस कर दे, अगर उनको उनके एवरेज वैल्यू से अगर रिप्लेस कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो वो इक्वेशंस यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या रहेंगे? वैलिड रहेंगे। ये चीज़ है। एक तो इस इक्वेशन के बारे में बात की इन्होंने, और एक और इक्वेशन के बारे में बात की। इसका वो जो मैंने अभी इक्वेशन बताया, इस इक्वेशन का क्या करते हैं? डेरिवेशन भी आता है, तो वो डेरिवेशन दोनों रट्टा मार लेना। दो इक्वेशन है इनकी, दोनों का इक्वेशन का डेरिवेशन का रट्टा मारना। तो एक इक्वेशन तो ये है, ये आगे, ये आपको पता नहीं दिख रही है कि नहीं, एक सेकेंड मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे शायद दिखेगी आपको अच्छे से। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, सॉरी, एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी, इसी को अलग फॉर्म में ऐसे वो लिखा गया है ना। एक इक्वेशन ये है। एक इक्वेशन कैसा है? देखो आपने ये पढ़ा है dp/dt इक्वल टू क्या होता है? फोर्स होता है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, संवेग में परिवर्तन की दर फोर्स के इक्वल होती है। फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा होता है। अब इसको ऐसे लिख दिया इन्होंने, एफ को जो है ना, एफ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मान लो v से लिख दो, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें ऐसा लिखा जाता है कि एफ का अगर एवरेज ले लूँ मैं इधर, और इधर पी का एवरेज ले लूँ, तो ये इक्वेशन किसके लिए भी वैलिड होगी? क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी। तो इसको इस तरीके से लिख दिया, ये डी पी का एवरेज जो आएगा, पी का जो एवरेज आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? इधर से एक्स ले रहे हैं ना, तो इधर पी एक्स कर दो, ये आ जाएगा माइनस dv/dx। ये f इसके इक्वल होता है नेगेटिव ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट लेते हैं वो नेगेटिव ग्रेडियंट, वो फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। तो एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन जो अभी मैंने पहले बताई वो, इन दोनों का रट्टा मार लेना डेरिवेशन का, आएगा इनमें से एक पक्का, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं आया तो ऐसे मत बोलना आया नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा, बहुत चांस है इसके, मतलब 98% चांस है इसके आने के, इन दोनों में से इक्वेशन के। मतलब एन फेज से कुछ ना कुछ पूछने वाला है वो। ठीक है, तो इसको तो ध्यान नहीं रखना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको छोड़ो अभी। स्थायी अवस्था हल से आप क्या समझते हैं? स्थायी अवस्था हल वाला वो अभी जो बताया था कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता, काल अनाश्रित जो इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, उससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है जिसको P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, P इज इंडिपेंडेंट टू टाइम। ठीक है, वो क्यों इंडिपेंडेंट होता है? क्योंकि जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन इस तरीके से आता है, मतलब e की पावर में माइनस ई t/h कट होता है, तो वो t वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। आगे पूछा सममित तथा असममित तरंग फलनों को परिभाषित कीजिए। सममित असममित क्या होता है? ये बेसिक बात है। अरे सममित असममित जानते हो ना क्या है ये? सममित असममित तरंग फलन क्या होता है? जैसे साई में अगर मैं कोई फंक्शन है साई एक्स, अगर इसमें x को मैं -x रख दूं फिर भी ये सेम उतना ही आ रहा है वैल्यू, तो कैसा है? सममित है।
कैसा सममित है। जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो साई इक्वल टू एस आई ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, मतलब ये है साई जो फंक्शन है एक्स का, ये है ना। अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूँ, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर का हो जाएगा ये, ठीक है ना। एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया, अभी भी क्या होगा ये, वही आ जाएगा। अरे टू और माइनस तो बाहर है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे भी सेम आ रहा है, तो ये कैसा सममित है। और अगर कुछ ऐसा नहीं आए, माइनस आ जाए, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाए, तो वो कैसा होगा, असममित असममित हो जाएगा। देख जैसे 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 एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो साई एक्स कुछ ऐसा है, माइनस एक्स है, मान लो ऐसा फंक्शन है, ठीक है, या माइनस एक्स नहीं, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। अब इसमें अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, क्या आया, सेम आया क्या, अरे सेम आया क्या, नहीं आया ना, क्या आया, ये पहले वाला जो फंक्शन था, पहले वाला जो फंक्शन है, एक्स का वैल्यू तो मैं ऐसे लूँ, माइनस एक्स की जगह ऐसे लिख दूँ साई एक्स, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया ना। मतलब माइनस रखने पे माइनस आ गया, ये माइनस एक्स रखने पे क्या हो गया, माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया फंक्शन। तो ये असममित है, ये सममित है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें उसमें थ्योरी लिखी हुई है। आगे चलते हैं। ये है एल स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू 0, ऐसा बोला गया है। एल स्क्वायर डॉट एल, ये कम्यूट कर रहे हैं। अगर 0 होता तो इसका भौतिक मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस से भौतिक मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि बोलना चाह रहा है कि क्या मतलब क्या है, मुझे आसान भाषा में बताओ, इसको सिंपल लैंग्वेज में बताओ, इसका क्या मतलब है। तो देखो, इसका मतलब कुछ भी हो, उससे पहले एक दूसरी चीज समझ लो आप। कोई भी दो ऑपरेटर है, मतलब दो राशि हैं, आप समझ लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स में इनको ऑपरेटर बोलते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 है, ऐसे बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा हुआ है कोमा लगा के, तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका कम्यूटेशन रिलेशन चेक कर रहे हैं। कम्यूटेशन रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमयता का रिलेशन चेक कर रहे हैं। तो अगर ए और बी 0 के इक्वल है तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, क्रम विनिमय है, मतलब कम्यूटेटिंग है। दोनों ऑपरेटर कैसे कम्यूट कर रहे हैं। अब कम्यूट कर रहे हैं या क्रम विनिमय है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा उसका मतलब सुनिए। अभी अगर दो ऑपरेटर है और वो कम्यूट कर रहे हैं, इफ टू ऑपरेटर्स आर कम्यूटिंग टू ईच अदर, अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये होता है, भले यहां पे कुछ भी आए दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कोई भी दो ऑपरेटर आए वो अगर कम्यूट करे, उसका मतलब ये होता है कि इन दोनों को मैं सेम टाइम पे एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। दोनों को मैं सेम टाइम पर जितना है प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकता हूं। यथार्थता दोनों का मापन एक ही समय पे किया जा सकता है। अनिश्चितता सिद्धांत का मतलब बताया था ना, अनिश्चितता सिद्धांत बताया था मैंने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स एक ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। तो इसका मतलब ये होता था कि डेल्टा एक्स मतलब एक्स को और डेल्टा पी एक्स क्या है, संवेग में अनिश्चितता, ये किसमें है, स्थिति में अनिश्चितता। इसका मतलब ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है px को। इसका मतलब है कि x और px को दोनों को सेम टाइम पे सही तरीके से आप एग्जैक्टली मतलब यथार्थता सही मापन नहीं कर सकते। अगर आप उनमें को एक ही टाइम पे मेजर करते हो ना, तो दोनों में त्रुटि आती है, ठीक है ना। ये और ये जो त्रुटि है, वो जो एरर है, वो कम से कम इतना आता है कि वो उनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन h कट बाई 2 से ज्यादा या कम से कम उतना तो हो गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का रिलेशन होता है। अगर वो उन दोनों को अगर कम्यूट करती है वो दोनों चीजें, जैसे ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इन दोनों के लिए अगर मैं ये नियम लगाऊं ना, जैसे डेल्टा ए में और डेल्टा बी में लगाऊं नियम, तो ये 0 के बराबर आएगा। जिन दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते उनके लिए वो कम्यूट नहीं करते हैं। जैसे ये दोनों कम्यूट नहीं करते, इसका मतलब x और px क्या है, कम्यूट नहीं करते। कम्यूट नहीं करते मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को एक ही साथ सही यथार्थता प्रिसाइजली मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनिश्चितता सिद्धांत से हमने देखा, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी था ना, उससे हमने को पता है। तो अगर कोई दो चीज कम्यूट कर रही है, कोई भी हो, तो उन दोनों का यथार्थता एक साथ मापन कर सकते हैं सही, ठीक है। तो यहां पर किसके बारे में बोला गया है, एल स्क्वायर और एल के बारे में बोला गया है थी।
तो यहाँ पे एल स्क्वायर और एल के बारे में, तो अगर ये 0 के बराबर है इसका मतलब दोनों का यथार्थमापन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, ये वो जो मैंने बोला वही चीज़ लिखी हुई होगी। आगे चलते हैं। दृढ़ घूर्णक के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। दृढ़ घूर्णक ये है, चौथी यूनिट का क्वेश्चन है ये, यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। तो यूनिट नंबर 4 में दृढ़ घूर्णक के लिए जो समीकरण है श्रोडिंगर इक्वेशन, वो ऐसे कैलकुलेट करने पे इतना बड़ा इक्वेशन आता है, तो इसको ध्यान रखना। ये 4th यूनिट में मैंने जब करवाया है ना, 4th यूनिट मतलब अभी 1 घंटे वाला जो दूसरा वाला लेक्चर है इसी में रिवीजन सीरीज में, उसमें मैंने बताया कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना भैया। रिजिड रोटेटर कोई 4th यूनिट कर रहा है तो रिजिड रोटेटर को पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए आगे और चीज़ें देखिए, और क्या है। तो आपके पास में जो H है वो भी जूल के अंदर है, मतलब ऐसा यूनिट्स के अंदर है। M है वो भी ऐसा यूनिट में kg में। E जो है वो भी आप जूल में लेके आओ, क्योंकि सेम टाइप की यूनिट में होनी चाहिए। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4 मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻90। ये वैल्यूज E का यहाँ पे रख दोगे, m नोट का वैल्यू पता है, प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg, उसका वैल्यू रख दो तो आपके पास में लैम्डा आ जाएगा। ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेन जो मेरा फोकस था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना था। हाँ, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित हर्मिशियन संकारक है, ये हर्मिशियन संकारक है। इस पे हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, जिसने नहीं किए हैं वो देख लेना ये, क्योंकि अभी मैं इन चीज़ों को समझाऊंगा तो मैं मेरे हिसाब से समझाऊंगा, आपने किस तरीके से पढ़ रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा डेरिवेशनल टाइप की चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि आपने जिस तरीके से पढ़ रखा है ना उसी तरीके से पढ़ो। एग्जाम टाइम में उन चीज़ों को चेंज करोगे ना तो वो याद रहेगा ना ये याद रहेगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए जो डेरिवेशंस पहले पढ़ रखे ना वहीं से पढ़ो, ठीक है ना। उनको दूसरी जगह से पढ़ोगे तो ना ये याद होगा ना वो याद होगा, कचरा हो जाएगा पूरा। और भी कुछ ऐसा है कि डेरिवेशनल टाइप, जब एन फेस पर मेरे को सिद्ध कीजिए, तो एन फेस भैया याद ही रख लेना, दोनों जो है उनका रट्टा मार के चले जाना, ठीक है, उनको अच्छे से कर लेना एन फेस का। और भी कुछ है क्या? और भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना, ये मैंने बड़े वाले क्वेश्चन जो बड़ा वाला लेक्चर है ना उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। और प्रत्याशा मान को भी उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। और कण तरंग फलन, ये सब कुछ भौतिक अर्थ इसका सब कुछ बता दिया था मैंने। गोलीय सममित विभव, गोलीय सममित विभव क्या होता है? गोलीय सममित विभव छोटी सी एक लाइन है, ऐसा है कोई विभव है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि गोलीय विभव होता है, गोलीय सममित विभव का मतलब है कि हम लोग ऐसे कि मान लो कि गोलाकार विभव है, कोई गोलाकार विभव मतलब r पे डिपेंड है, कोई v जो है r का फंक्शन है, पोटेंशियल r मतलब त्रिज्या का, रेडियस का फंक्शन है। तो सममित होने का मतलब है कि आप इसमें v माइनस आर करो ना तो भी वो वी आर के बराबर ही आए, मतलब आप इससे इस तरफ जाओ भले इस तरफ जाओ, मतलब यहाँ पे 0 मान लो तो रेडियस में आप इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, दोनों तरफ सेम ही आना चाहिए। इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ इस तरफ, किस भी डायरेक्शन में जाओ ना सेंटर से, तो सेम ही आना चाहिए पोटेंशियल का वैल्यू, तो वो कैसा होता है? सममित होता है। और ये गोलीय है मतलब रेडियस पर डिपेंडेंट है, तो गोलीय सममित विभव बोलते हैं इसको। तो ये वैसे पता नहीं इसमें ठीक से नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, तो ये थोड़ा मिस्टेक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा हुआ था, टाइम पास है, ठीक है, इसको सही से करा है ना जी। मान विपाटन, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में कोई एटम को रखा जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होता है उनका क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, विपाटन हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है उनका, है ना, वो डिवाइड हो जाते हैं। 1 एनर्जी लेवल से 3 एनर्जी लेवल, 1 एनर्जी लेवल से 5 एनर्जी लेवल, 1 से 7, इस तरीके से बन जाते हैं। कल मैंने मतलब दूसरे वाले वीडियो में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। और भी कुछ है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा, हाँ ये एक छोटा क्वेश्चन ये है, ये एक काम का है मुझे लगता है। प्रचक्रण कक्षा युग्मन से आप क्या समझते हैं? प्रचक्रण कक्षा युग्मन, इसको कपलिंग बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बोलते हैं इसको, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, ऑर्बिटल कपलिंग। कपलिंग जानते हो ना? कपलिंग कौन नहीं जानता? कपलिंग, कपल, साथ में मतलब 2 चीज़ें साथ में आना। तो देखो इसमें ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, अगर एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो उसकी 2 प्रकार की गतियां होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। एक तो ऑर्बिटल मोशन हो गया उसका, ऑर्बिटल मतलब कक्षीय गति,
जब कक्षीय गति होती है तो कक्षीय गति के कारण उसका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसको म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कक्षीय गति है तो कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं म्यू एल। मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, तो उसको म्यू एल बोलते हैं। इसी के साथ में इलेक्ट्रॉन का एक और मोशन होता है जिसको स्पिन बोलते हैं। तो एक स्पिन मोशन होता है, तो स्पिन वाला जो मोशन होता है ना उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। एक तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से, एक स्पिन की वजह से। स्पिन की वजह से भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसको लिखते हैं हम लोग म्यू एस से। तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, मतलब कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ड्यू टू स्पिन, ड्यू टू ऑर्बिटल, दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ उन दोनों में इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन की वजह से एक नया एनर्जी का मतलब विभाजन होता है। उसकी वजह से मतलब नया एनर्जी का एक टर्म आ जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? कक्षीय चक्रण युग्मन बोलते हैं इसको, प्रचक्रण युग्मन जो भी बोला गया है इसको हिंदी में, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बोलते हैं इसको, तो प्रचक्रण कक्षा युग्मन बोलते हैं। ये चीज़ है, मतलब दो गतियां हैं उनका आपस में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को बोलते हैं युग्मन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ। कितना बचा है? अरे ये चीज़ रिपीट हो गई अब। ये देख लीजिए, सरल आवर्ती दोलक के लिए आइगन फलन के लिए के लंब कोणीयता से क्या आप समझते हो? ये बोला गया है, क्या बोला गया है? ऐसा बोला गया है कि सरल आवर्ती दोलित्र है ना, उसका जो फलन है, तरंग फलन है, उसकी लंब कोणिकता से आप क्या समझते हो? लंब कोणिकता को बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। तो कोई भी फंक्शन, कोई भी, इसमें बोला गया है कौन? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन है साई, उसकी लंब कोणिकता मतलब ऑर्थोगोनैलिटी से आप क्या समझ रहे हो? ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है साई 1, कोई दूसरा फंक्शन है साई 2, ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। इसका मतलब ऐसा है कि साई 1 और साई 2 का आप क्या करो? अदिश गुणनफल करो। अदिश गुणनफल का मतलब नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ, स्केलर प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल बोल सकते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसका अदिश गुणनफल करो। अदिश गुणनफल मतलब जैसे इसका अदिश गुणनफल करना तो साई 1 स्टार साई 2 डी टो, ये अगर 0 के बराबर आ गया ना तो क्या होगा? ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे, लंब कोणिक होंगे। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बोला गया है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के कोई भी दो अगर आप तरंग फलन लोगे ना, साई 1 साई 2 कोई भी ले लो, जैसे मान लो एक में साई 1 और साई 2 ले लो, ये कोई भी मतलब 1 2 नहीं देना चाहो, आप ऐसे बोलो साई n हुआ और साई m हुआ, ये दोनों कैसे हैं? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। अगर लंब कोणिक है तो इसका मतलब ये कि क्या आएगा? 0 के बराबर है। तो लंब कोणिकता का अर्थ है कि कोई भी दो वेव फंक्शन उठा लो और उसको उनका डॉट प्रोडक्ट को 0 बोल दो, वो लंब कोणिकता का मतलब है, वो ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये है, एक n ले लिया फंक्शन, एक m ले लिया और उनका इंटीग्रेशन कर दिया, वो क्या है? 0 के बराबर। क्या है? ऑर्थोगोनैलिटी। वो n और m बराबर नहीं है, मतलब अलग अलग वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका वेव फंक्शन का इस फॉर्म इस तरीके से होता है, तो उसको शो कर दिया, तो उसको साई स्टार से और एक को साई n से, एक साई m से, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो 0 के बराबर आ गया है। इस तरीके से एक इक्वेशन शो कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हो ये वी वोल्ट से त्वरित अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दे दे। अब देखो ये डी ब्रोगली तरंग दे दे, अल्फा पार्टिकल के लिए बोल दिया गया, पहले प्रोटॉन के लिए बोला गया था वहाँ पे, यहाँ पे किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए। फॉर्मूला वही है, देखो लेमडा इक्वल टू क्या होता है? h/√2m/e। अब देखो ये v वोल्ट से त्वरित अल्फा कण बोल दिया गया, v वोल्टेज से एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल, तो इसका मतलब है कि v वोल्ट है, अल्फा कण है, उसका आवेश मान लो q है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? E इक्वल टू q इंटू वी हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी है q इंटू वी आ जाएगी, एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा? q इंटू वी। एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा h/√2m इंटू q, e की जगह क्या आ जाएगा? q इंटू वी, ये आ गया q इंटू वी। अब q अल्फा पार्टिकल का जो q होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, ये जो होता है ना उसका नाभिक होता है, मतलब हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक है तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाभिक बनाने के लिए उसमें +2 चार्ज होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर चार्ज कितना होता है? +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो चार्ज जो उसका हो गया +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और v वोल्ट है, v वोल्ट का वैल्यू नहीं दिया गया तो v की टर्म में आ जाएगा, वो v की टर्म में आ गया, बस v की टर्म में रख दो, v का वैल्यू रख दो तो v का वैल्यू भी रख देते हम लोग। अब v का वैल्यू नहीं दिया हुआ। वैसे तो जब हमने डेरिवेशन किया इसका पूरा, तो ये फॉर्मूला जनरेट किया था हमने वहाँ पे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए।
तो जितना भी वोल्टेज देगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया देखो लंबकोणीय तरंग फलनों को मतलब ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस को डिफाइन करो। तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन का मतलब है कि दो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे, लंबकोणिक होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर जाए, 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, एक और डेरिवेशन आया है, ये सिद्ध कीजिए कि हर्मिटियन संकारकों के आइगन मान वास्तविक होते हैं। हर्मिशियन जो ऑपरेटर होते हैं उनके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो रियल होते हैं। इसको हमने डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ा है, तो आपने जहाँ से भी पढ़ा है थोड़ा सा इसका मतलब 5-6 स्टेप का होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो भी जहाँ से भी आपने पढ़ा ना वहीं से पढ़िए इसको। दोबारा कोई भी डेरिवेशन है एग्जाम टाइम में दूसरी जगह से मत पढ़िए, नहीं तो वो वाला भी भूलोगे, ये वाला भी भूलोगे, एक ही जगह से पढ़िए। इसको बोला गया है, ये क्या है, एल स्क्वायर को गोलीय निर्देशांकों में लिखिए, मतलब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखिए। वैसे ये यूनिट नंबर 3 के अंदर किया है हमने, यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है ये चीज़, पर छोटा क्वेश्चन है। तो एल स्क्वायर का गोलीय निर्देशांकों में लिखिए। तो एल क्या होता है, एल कोणीय संवेग होता है, ये होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। ये आर वेक्टर हो गया, पी वेक्टर की माने तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पी ऑपरेटर सही है, आर और पी ऑपरेटर है। पी का वैल्यू जो होता है वो आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल आर लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, डेल बाई डेल आर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया माइनस आयोटा एच कट, तो बाहर लिख दूँ आर वेक्टर क्रॉस, इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल बाई डेल आर लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। डेल बाई डेल आर को मैं डेल भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डेल भी लिख सकता हूँ। ऐसा देखो ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ पहला स्टेप में, लेकिन ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप, और डेल जो है ना डेल, इसको मैं अगर 3 डायमेंशनल में लिखूँ तो आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड, इस तरीके से लिखूँ। तो डेल का वैल्यू और आर का वैल्यू, दोनों का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट से इधर क्या एल वेक्टर के 3 कंपोनेंट मिलेंगे, उनका आई केप वाला एल एक्स हो जाएगा, जे केप वाला एल वाई हो जाएगा, जेड केप 3 हो जाएंगे ना। तो एल एक्स एल वाई और एल जेड, ये 3 चीज़ें मिल गई अपने को। ये तो किस में मिले, एक्स वाई जेड में मिले, मतलब कार्तीय निर्देश तंत्र में मिले, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमारे को किस में चाहिए, स्पेरिकल में, गोलीय में। तो गोलीय के लिए हम लोगों ने देखा आगे प्रोसेस और किया इसको। ये किस में हुआ, एल एक्स एल वाई और एल जेड किस में हुआ, स्पेरिकल, सॉरी कार्टेशियन में हो गया। स्पेरिकल में इनको लिखते हैं तो एल एक्स एल वाई एल जेड होता है। ये बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन ये ध्यान रखना आपको। तो एल एक्स एल वाई और एल जेड को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो इसमें एल स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो एल स्क्वायर जो होता है ना वो क्या होता है, एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर। तो एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यू है, तो तीनों की वैल्यू यहाँ पर रख दो, स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आएगा वो एल स्क्वायर का वैल्यू आएगा। ये कंप्लीट हो गया भैया, हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली, ये कंप्लीट हो गया भैया। ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक वीडियो जो मैंने पहले भेजा था उसमें काफ़ी सारे बड़े क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इस पे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ये है, आप इनको पढ़िए, आपके कुछ काम में आता है, आपको कुछ इससे बेनिफिट मिलता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी रहता है तो अगर ये 1-2 घंटे की वीडियो है तो आपके लिए अगर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी इससे आपके नॉलेज में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इजाफा होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। देखो मैंने ये स्टूडेंट से फीडबैक लिया है कि 1.5 घंटा जो मिलता है वो बहुत कम टाइम दिख रहा है लोगों को, मतलब कवर ही नहीं कर पाते ज़्यादातर लोग 10-12 नंबर का ही कर पाते हैं। करना कितने का, आधे मार्क्स का, 50% का करना है। जैसे अगर मान लो 34 या 33 नंबर का आ रहा है तो आपको कितने का करना है, 16.5 या 17 नंबर का करना है। लेकिन लोग कर ही नहीं पा रहे, लोग 10-12 नंबर में ही सिमट जा रहे हैं, टाइम हो जाता है, 5 नंबर तो कॉपी में डिटेल भरने में लग जाता है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन स्पीड से करते रहिए। इसलिए मैंने ये छोटे क्वेश्चंस का आइडिया बताया ताकि आप जो पढ़ के जा रहे हो ना, बड़े क्वेश्चन या 2 यूनिट या जो भी पढ़ के जा रहे हो, जो लोग केवल 2 यूनिट पढ़ के जा रहे हो उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि साइड से थोड़ा बहुत छोटा मोटा और पढ़ ले, मतलब छोटे क्वेश्चंस पढ़ ले, ताकि क्या होगा वहाँ पर एग्जाम में बड़े क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगेगा, आप तो छोटे क्वेश्चन कहीं से इधर उधर से टाप ले, मतलब ये जो चीज़ें दिमाग में रहेगी ना तो उनको लिखते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आए, जितना लिख सको ना बस लिखते रहिए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, और मैं PDF का लिंक यहीं पे अपलोड कर दूंगा। तो ये मतलब प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ से कुछ देखना हो तो देख लीजिए, बाकी सबके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, ठीक है। और हम लोग IIT JM और CSR नेट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर भी हमारे काफ़ी सारे डेमो वीडियोज़ है, कोई किसी को देखना हो तो वो कर सकते हैं। बाकी मोबाइल ऐप के ऊपर, जिसका लिंक यहाँ पे और वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे IIT JM CSR नेट BSc सबके लिए डेमो वीडियोज़ अवेलेबल है, तो देखिए, और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको सजेस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए भैया, थैंक यू।